नर्स इक्वेशन हेडिंग लगाइए और लिखना स्टार्ट करिए जो बोल रहे हैं पहले। स्टैंडर्ड स्टेट कंडीशंस आर ऑफन डिफिकल्ट टू मेंटेन and sometimes impossible to achieve. फुल स्टॉप लगाइए। for galvanic cells generally their components are not in the standard state, फुल स्टॉप लगाइए, नीचे लिखिए the relationship between the potential E, ब्रैकेट में लिखिएगा बड़ा वाला E, between the potential E, कॉमा लगाइए, of a non-standard system and its standard potential E naught, कॉमा लगाइए, the concentration, फिर कॉमा लगाइए, the temperature and pressure was described by Walter Nernst. नाम है Walter Nernst and is known as Nernst equation. हो गया। नर्स्ट इक्वेशन का जो सबसे फंडामेंटल रूप है वो आपको इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा, E बराबर E नॉट प्लस RT अपॉन में NF इंटू LNQ, पहली बात। दूसरी बात, प्लस माइनस अभी हम क्लियर कर देंगे। आप LNQ को ओपन करेंगे तो ये आएगा 2.303 RT बाई NF इंटू log Q, ठीक है। ये बात आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि अगर कहीं पे ln x लिखा हुआ है, ये ओपन होता है तो ये बनता है 2.303 log x, ठीक है क्या। ये मैथमेटिकल लॉग होता है, ये मैथमेटिकल, अभी आप पढ़ रहे हैं ना डिफरेंशिएशन में, ये मैथमेटिकल लॉग होता है, ठीक है, और वो फिजिकल लॉग होता है, ठीक है जी। तो आप इस इक्वेशन को लेके और घेरा बना लीजिए, घेरा बंदी कर लीजिए। आप गैल्वेनिक के लिए पढ़ रहे हैं, आप यहाँ माइनस लगा लीजिएगा, यहाँ माइनस रहेगा, क्योंकि एनर्जी जो है वो आपको मिल रही ना गैल्वेनिक से, एनर्जी करने से आपको मिलेगी। इस बात को हम क्लियर करते हैं थोड़ा सा और, ठीक है। ये रिलेशन कहाँ से आता है, नहीं तुम तीनों बातें लिख लो, जरूरी तो ये भी है। अभी इसका एक और मॉडिफाइड वर्जन आपके सामने भी आएगा,
इसका एक और वर्जन अभी आपके सामने आएगा। हो गया। देखिए थर्मोडायनेमिक्स में एक इक्वेशन होता है ना, वो इक्वेशन देखिए ऐसा होता है, थोड़ा सा इसको समझो। हम आपको क्लास 11 का थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ाएंगे, बस देखिए एक रिलेशन होता है कि जो एनर्जी होती है ना, वो एनर्जी होती है स्टैंडर्ड सिस्टम की एनर्जी, है ना, डेल्टा जी नॉट, ठीक है जी। और यहाँ पे होता है माइनस लगा करके आर टी बाई आर टी इंटू लॉग क्यू, आर टी इंटू लॉग क्यू। ये जो लॉग क्यू होता है, अच्छा एक बात समझो, जो क्यू होता है वो रिएक्शन कोशेंट होता है, ये जो डेल्टा जी होता है, ये डेल्टा जी हो रहा होता है कि जब ये रिएक्शन मतलब बेसिकली कितनी एनर्जी ले रहा है या दे रहा है। डेल्टा जी चेंज इन फ्री एनर्जी है, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू कांस्टेंट होती है किसी भी रिएक्शन के लिए। जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ और जब रिएक्शन एंड हुआ, और अगर वो रिएक्शन स्टैंडर्ड कंडीशन पे था, स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब थर्मोडायनेमिक वेरिएबल की फिक्स वैल्यू 298 केल्विन, 1 मोलर, 1 बार, बात समझ में आ रही है। जब ये सारी वैल्यू इस प्रकार से रखी जाएंगी, आर की वैल्यू 8.314 आप रखेंगे, तो उस केस में जो जी कैलकुलेट करेंगे आप सिस्टम का, उसको डेल्टा जी नॉट बोलेंगे। तो ये वैल्यू किसी भी रिएक्शन के लिए फिक्स रहेगी अगर कंडीशन स्टैंडर्ड है। तो वो जो क्यू है वो ये बताता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा या बैकवर्ड डायरेक्शन में। आप इक्विलिब्रियम में पढ़े हुए हैं। अगर मान लीजिए आपका रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया, अगर आपका रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया, सुनना ध्यान से, तो जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगा तो उस केस में एक बात समझो, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगा तो उस केस में रिएक्शन में चेंज इन एनर्जी की वैल्यू आप 0 लिखेंगे, क्योंकि जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है तो टेक्निकली वो जितनी एनर्जी ले रहा है उतनी एनर्जी देगा भी आपको, क्योंकि रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में हो रहा होता है। तो उस समय जो वैल्यू हो रही होती है चेंज इन एनर्जी की, वो 0 हो जाती है। यहां प्लस रहेगा, ये वैल्यू पॉजिटिव रहती है थर्मोडायनेमिक्स में। जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा तो उस समय जो चेंज इन एनर्जी होगी वो हो जाएगी 0, और Q जो है वो K में कन्वर्ट हो जाएगा। आप Q को फिर क्या लिखेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K। तो इस बात को थोड़ा समझिएगा, हम थोड़ा आराम से चलेंगे। एट इक्विलिब्रियम पे आप रिएक्शन कोशेंट Q को लिख देते हैं K, ठीक है, आप Q को लिख देते हैं K। अच्छा, तुम K को Q भी लिख सकते हो, कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि सिर्फ सिंबल है। Q का मतलब होता है अभी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंचा है, उस समय का रिएक्शन कोशेंट, और K का मतलब होता है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पहुंच गया है, ठीक है। रिएक्शन कांस्टेंट अगर आपको ध्यान है इक्विलिब्रियम चैप्टर तो फिर ठीक है, नहीं ध्यान है कोई बात नहीं, आप बस को सुनते जाइए। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, डेल्टा जी बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि रिएक्शन के पास ना ही कोई एनर्जी है लेने के लिए, ना ही कोई एनर्जी है देने के लिए। तो जब डेल्टा जी बराबर 0 हो जाएगा तो यहां से डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या आएगी, आएगी माइनस आर टी इंटू लॉग क्यू। एक तो ये बात आप समझें, अपने ध्यान में रखे रहें। दूसरी बात समझो, जब रिएक्शन खुद ही वर्क करके आपको एनर्जी प्रोवाइड करा रहा होता है, थोड़ा ध्यान सुनना, जब रिएक्शन वर्क कर रहा है, रिएक्शन के वर्क करने का मतलब क्या है कि रिएक्शन है एक्सोथर्मिक। आप समझिए, थर्मोडायनेमिक्स में जब कोई सिस्टम वर्क कर रहा होता है और एनर्जी बाहर निकल रही होती है, आपके लिए फायदेमंद होता है ना वो, तो सिस्टम वर्क कर रहा होता है तो उसको आप एक्सोथर्मिक बोल सकते हैं। तो रिएक्शन में जब रिएक्शन इस प्रकार का हो रहा है जिसमें एनर्जी बाहर निकल रही है, तो उस केस में वो एनर्जी आपके लिए यूजफुल हो गई। आपको अगर कार्नोट इंजन याद हो थोड़ा सा भी, तो वहां पर जो एनर्जी बाहर निकल रही होती है उसको आप बोलते हैं यूजफुल एनर्जी। तो रिएक्शन जो भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस में एनर्जी रिलीज करेगा, उस एनर्जी को आप बोलेंगे कि वो एनर्जी आपके वर्क के लायक है। और डेल्टा जी असल में क्या होता है, डेल्टा जी वही यूजफुल एनर्जी होती है जिसका आप प्रयोग करते हैं, जो सिस्टम आपको देता है। इस बात को समझिए। अगर कोई रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, और वो एक्सोथर्मिकली प्रोसीड हो रहा है, तो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है पॉजिटिव होती है? डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है पॉजिटिव होती है? नेगेटिव होती है। किसके लिए, एक्सोथर्मिक के लिए? अरे ये सब तुमको बहुत क्लियर होना चाहिए ना, बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए।
एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है। बेसिकली ऐसा बोल सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो खुद से आपको एनर्जी दे रहा हो, जिस एनर्जी का आप यूज कर पाए। पॉजिटिव क्या पॉजिटिव? नहीं, हम ये कह रहे हैं, अरे जोर से नहीं, हम ये कह रहे हैं कि एक ऐसा रिएक्शन जो आपको एनर्जी दे रहा है उसके लिए जो डेल्टा जी की वैल्यू होगी वो वही फ्री एनर्जी हो जाएगी जिसका आप यूज कर पाएंगे। W की वैल्यू अगर देखें, W का मतलब क्या होता है? वर्क डन। वर्क डन कौन कर रहा है? रिएक्शन ही कर रहा है ना, आप समझिए इस बात को। एक गैल्वेनिक सेल में वर्क कौन कर रहा है? गैल्वेनिक सेल ही कर रहा है। तो आप चाहे उसके लिए डेल्टा जी डिफाइन करें, चाहे आप उसके लिए W डिफाइन करें, बात एक ही है। क्योंकि ये क्या होता है? चेंज इन एनर्जी ना। पहले सिस्टम के पास कितनी एनर्जी थी और अब सिस्टम के पास कितनी एनर्जी है। यहां डेल लगा हुआ है ना, डेल लगा हुआ है। अच्छा, आपको पता नहीं ये पाथ फंक्शन होता है। एंथैल्पी कैसा फंक्शन होता है? डेल्टा एच, वो भी पाथ फंक्शन होता है। चेंज इन एंट्रोपी पाथ फंक्शन होता है, ठीक है। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी पाथ फंक्शन होता है ना। डेल्टा एच क्या बोल रही हो? स्टेट फंक्शन, सॉरी स्टेट फंक्शन, हाँ स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन इनिशियल माइनस फाइनल, डेल्टा लगाएंगे इसीलिए। तो डेल्टा जी, डेल्टा एच और डेल्टा एस और डेल्टा यू कौन से फंक्शन होता है? स्टेट फंक्शन होता है। चेहरा खिला हुआ दिखना चाहिए ना, चेहरा खिला हुआ दिखना चाहिए। ऐसे चेहरा उदासीन होने देंगे, क्या ही बतिया रहे हैं आप, ठीक है। हाँ जी, तो मेरी बात समझो, एक रिएक्शन जब प्रोसीड हो रहा होता है तो वो रिएक्शन आपको एनर्जी दे रहा होता है, वो रिएक्शन वर्क कर रहा होता है आपको एनर्जी देने के लिए। गैल्वेनिक सेल के टर्म में बात करें, वो गैल्वेनिक सेल काम कर रहा होता है जिससे एनर्जी निकल रही होती है। अगर डेल्टा जी निगेटिव ले रहे हैं तो वर्क डन की वैल्यू जो आएगी वो भी निगेटिव आनी चाहिए, क्योंकि वो एनर्जी सिस्टम से बाहर आ रही है। अब इस बात को थोड़ा समझो। एक फॉर्मूला होता है W बराबर Q इंटू V, ठीक है। जब कोई चार्ज चल रहा होता है, जब कोई चार्ज चल रहा होता है, अरे नहीं होता है क्या, कक्षा 10 में पढ़ोगे। जब कोई चार्ज चल रहा होता है किसी पोटेंशियल डिफरेंस में, जब कोई चार्ज चल रहा होता है किसी पोटेंशियल डिफरेंस में, तो वो चार्ज उस पोटेंशियल डिफरेंस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चल करके कितना वर्क किया, इससे आपको पता चल जाता है। अगर चार्ज अपने से चल रहा है तो आपको वर्क मिलेगा, अगर चार्ज को आप चला रहे हैं तो आपको वर्क देना पड़ेगा। तो गैल्वेनिक सेल में चार्ज अपने से चलता है, क्या ये बात आपको पता है? गैल्वेनिक सेल में चार्ज चलने का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन चल रहा है। यहां पे इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं रखी जाती है, यहां क्या रखा जाता है? चार्ज रखा जाता है, टोटल चार्ज, है ना। इलेक्ट्रॉन एक दो तो ट्रांसफर होंगे नहीं, बहुत सारे मोल्स में ट्रांसफर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अरे बस मेरी क्या, आप मेरी बात समझिएगा, आप मेरी बात समझिए। अगर इलेक्ट्रॉन एक दो ट्रांसफर होते तो वहां पर फॉर्मूला Q बराबर N इंटू यूज कर लेते हैं चार्ज निकालने के लिए। और जब इलेक्ट्रॉन्स मोल में ट्रांसफर हो तो वहां पर N इंटू F यूज करते हैं, क्योंकि F क्या होता है? एक मोल इलेक्ट्रॉन के द्वारा चार्ज, और वो N क्या है? कितने मोल ट्रांसफर हो गए। बस समझ आ रही क्या? इन दोनों बातों को समझना, दोनों बातें एक ही हैं, दोनों बातें एक ही हैं। ये भी, ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और ये एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। यहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या और यहां पे इलेक्ट्रॉन के मोलों की संख्या, ठीक है जी। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक गैल्वेनिक सेल के लिए बात करें W, तो हम इस W में Q की जगह N इंटू F रख दे रहे, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। अरे ठीक है। और ये जो V है ये क्या होता है? सेल का पोटेंशियल डिफरेंस, बस मेरी का, जिसको आप E से रिप्रेजेंट कर रहे हैं गैल्वेनिक सेल में, EMF के फॉर्म में आप बोलते हैं ना E। तो इस V की जगह आप क्या रिप्लेस कर दें? E। तो W का एक फॉर्मूला बना NEF। अभी ये W पॉजिटिव है या निगेटिव है ये तो हम लोग समझ ही लेंगे। सिस्टम अगर दे रहा है तो वो निगेटिव लिखेंगे, अगर सिस्टम ले रहा है तो उसको पॉजिटिव लिखेंगे। यहां पर अगर आप इस W की जगह डेल्टा G लिखना चाहें, लिख सकते हैं ना डेल्टा G इस केस में, क्योंकि वही फ्री एनर्जी सिस्टम दे रहा है। तो इसको आप क्या लिखेंगे? आप इसको सिंबल के साथ लिखेंगे। देखो, जब तुम W लिखते हो तो तुम एनर्जी की बात कर रहे हो। एनर्जी, जब तुम W लिखे, आप है फिजिक्स में और आप एनर्जी की बात कर रहे हैं। अब अगर वो सिस्टम एनर्जी ले रहा है तो आप उसको पॉजिटिव लिखेंगे, दे रहा है तो नेगेटिव। लेकिन जैसे आप डेल्टा G लिखेंगे आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि ये चेंज इन द एनर्जी ऑफ द सिस्टम होता है। डेल्टा G का मतलब सिस्टम की एनर्जी में कितना चेंज हुआ। डेल्टा G सिस्टम की प्रॉपर्टी होती है, समझो मेरी बात को। डेल्टा G किसी उड़ते हुए हवा में एनर्जी की प्रॉपर्टी नहीं होती है। डेल्टा G एक सिस्टम की प्रॉपर्टी होती है, और सिस्टम मतलब गैल्वेनिक सेल।
तो डेल्टा जी एनर्जी निकाल रहा है, तो उसमें फ्री एनर्जी घट रही है, घटने का मतलब माइनस, तो कितना निकला NEF, और क्योंकि वो घट गया सिस्टम से इसलिए वहां पे माइनस NEF लगाएंगे। तो पहली बात तो आपको ये फॉर्मूला समझ में आना चाहिए कि डेल्टा जी बराबर माइनस NEF कहां से आ रहा है, क्योंकि सवाल इस फॉर्मूले पर भी आते हैं, ठीक है, सवाल इस फॉर्मूले पर भी आते हैं, डेल्टा जी बराबर माइनस NEF। तो पहली बात तो ये भी लिखेंगे हम, ये गैल्वेनिक सेल के लिए ध्यान रखना, क्योंकि एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है ना, डेल्टा जी बराबर माइनस NF। अच्छा एक बात बताओ, अगर इसी फॉर्मूले में ये जो E है, अगर हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यूज करते E0, तो उस केस में जो चेंज आता वो स्टैंडर्ड आ जाता, बस मेरी का, अगर आप E0 यूज करेंगे तो डेल्टा G0 आ जाएगा। आप यहां से डेल्टा जी की वैल्यू निकाल पाए वो पूरा, और वहां इसका यूज करके हम डेल्टा G0 की वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स का जो इक्वेशन होता है वहां पे लिखे हुए हैं, ये जो इक्वेशन थर्मोडायनेमिक्स का है इसका हम यूज करेंगे वहां पर, इस इक्वेशन का हम यूज करने जा रहे हैं। थोड़ा देखना ध्यान से कि द रिलेशन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी फॉर अ रिएक्शन, ये होता है डेल्टा जी बराबर डेल्टा G0 प्लस में RT log Q। हम क्या बोल रहे हैं कि आप यहां से डेल्टा जी की वैल्यू उठा करके यहां रखिए, और यहां से डेल्टा G0 की वैल्यू उठा करके यहां रख दीजिए। जब आप डेल्टा जी की वैल्यू रखेंगे तो आएगा माइनस NEF, डेल्टा G0 की वैल्यू रखेंगे आएगा माइनस NE0F, और प्लस में RT इंटू लॉग Q, ठीक है। आप माइनस NF से डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन को, यहां भी माइनस NF से डिवाइड करिए, यहां पर माइनस माइनस कटेगा, N कटेगा, F कटेगा, सिर्फ E बचेगा, यहां पर भी सब कट जाएगा, E0 बचेगा, और यहां पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये बनेगा RT बाई NF log Q। इस log Q को K भी लिखा जा सकता है, लेकिन तब जब रिएक्शन कहां पहुंच चुका हो, इक्विलिब्रियम पे। Q और K सब एक ही चीज़ है, कंफ्यूज नहीं होना है, बस आप समझ जाइए कि इस Q को K से दिखा देते हैं ताकि इंसान समझ जाए कि अच्छा वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा इसके बाद देखिए, ये वही वाली ये फॉर्मूला हो गया ना, दिस इज योर नर्स्ट इक्वेशन। इसमें आप अगर स्टैंडर्ड की बात करेंगे, स्टैंडर्ड अगर कंडीशन पे आप अगर स्टैंडर्ड कंडीशन पे चार्जेस को फ्लो कराएंगे, R की वैल्यू आप रखिए, हाँ जी R की वैल्यू बताइए कितना, 8.314 यूनिट बता रही हो, नहीं ये वाला बताओ, 8.314, अच्छा 8.314 यूनिट बताइए, जूल पर मोल, जूल पर केल्विन पर मोल, अच्छा ठीक है जी। अगर आप टेम्परेचर की वैल्यू 298 रख दें, क्या हम टेम्परेचर की वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस नहीं रख सकते हैं? रख सकते हैं, दिक्कत है नहीं कोई। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है, केल्विन होता है ना, और यहाँ पर R की वैल्यू आप केल्विन वाली यूज़ कर रहे हैं ना, ठीक है हाँ जी। और फैराडे की वैल्यू रखेंगे आप 96,500, ये कूलाम होता है। तो जब ये सारी वैल्यू रखेंगे, n की वैल्यू मत रखो ना, क्योंकि हर इक्वेशन में n की वैल्यू बदल जाएगी। हर इक्वेशन में n क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बीइंग ट्रांसफर फ्रॉम वन साइड टू अनदर। n क्या है, इलेक्ट्रॉनों के मोल की संख्या, एनोड से कैथोड में जाता है ना। गैल्वेनिक सेल में करंट कहां से कहां चलती है, अच्छा कैथोड से एनोड चलती है, ठीक है। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर ये सारी वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे तो E बराबर आएगा E0 माइनस 0.059। ये रिएक्शन आपको, ये डेटा ध्यान रखना है ना, रिएक्शन ना डेटा, असल में फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। आप 0.5 करें कुछ और ही बढ़ेगा,
0 पॉइंट क्या पढ़ियो, बोहर्स रेडियस पढ़े आप 0.529, ध्यान रखे 0.5 क्या हो गया 2.30 छूट गया क्या? हाँ ठीक है भैया छूट गया, यहाँ पे यहाँ एल एन लिखेंगे ना, ये एल एन रहेगा, ये छूट गया है, ये एल एन रहेगा यहाँ पर 2.303 भी तो आएगा, ये एल एन क्यू रहेगा भाई, इसको आप एल एन क्यू लिख दीजिए, बताओ। हाँ ये सही है, ये रिजल्ट हमको याद है इसलिए हम उसको लिख दिए हैं इस प्रकार से। यहाँ पर भी आप क्या लिखें, एल एन क्यू लिखें, ठीक है। और इसको जब आप एक्सपैंड करेंगे तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ये वाली चीज़ 2.303 एल एन क्यू, है ना? बात समझा रही ना? क्या बोल रही हो? अच्छा आर टी छूट गया, आर टी एल एन क्यू, और कहीं चेंज नहीं करना ना? ठीक है ठीक है, हम ये खोज रहे थे कि सारे लॉग को एल एन में कन्वर्ट कर रहे हैं। चलिए लॉग क्यू, और कुछ बताओ? हाँ और सब ठीक, ये वाला सही है, हाँ वो भी ठीक, हाँ ठीक है जी, वो रिजल्टेड है। तो आप बेसिकली पहले ये दोनों बातें लिख लीजिए और जितने बच्चों को प्रूविंग चाहिए वो लिख लो, ठीक है। ध्यान रखना वो बात कि कहाँ से इक्वेशन आता है, ठीक है। हम ये नहीं बताएंगे वो कहाँ से आता है, 11 में पढ़ाएंगे, आ जाना बैठ जाना। बतियाओ बस, बहुत तेजी से करो, बहुत ज़्यादा तेजी से करो। लॉग क्यू का यूनिट बता सकते हो, डायमेंशन बता सकते हो, लॉग क्यू का डायमेंशन। क्यू की वैल्यू कैसे निकालते सबको पता है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट वही होता ना, कॉन्सेंट्रेशन वाला। लॉग क्यू का डायमेंशन बताइए मेरे को। इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। यूनिट वो बिल्ली है ना, वो सीआर नहीं है। कौन खिलाया है? कौन खिलाया है? वो बेचारी डर के भाग गई उल्टा। कितने प्यार से नीचे आई थी, सोचो नीचे वो सीढ़ी से आई थी, डर के उछाड़ के चली गई है वो। चलिए वो बोली नहीं नहीं गलत जगह आ गया। ऊपर वाले मालिक सही बोल रहे थे, नीचे मत जाओ, नीचे बड़े जानवर रहते हैं। द रिलेशन ऑफ रुको हम सुंदर से लिखते हैं ना, आप लोग नोट करिए, हम भी लिखते हैं थोड़ा सा राइटिंग बैठा करके। राइटिंग मेरी अच्छी नहीं बनती है। द रिलेशन ऑफ गिव्स एनर्जी या फिर फ्री एनर्जी फॉर रिएक्शन। कर्सिव लिखने में ज़्यादा मजा लिखने से। छोड़ो यार, राइटिंग वाइटिंग छोड़ो, ज्ञान लो। तुम लोग अभी राइटिंग वाइटिंग देखो, हमारा बोर्ड भी है।
हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखना, अगर टेम्परेचर और क्या बोलते हैं, मतलब आर तो कांस्टेंट ही है, एफ भी कांस्टेंट है, अगर टेम्परेचर की वैल्यू 298 केल्विन नहीं होगी, अगर सवाल में टेम्परेचर की वैल्यू बदलेगा तो फिर आप ये इक्वेशन यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इस इक्वेशन में टेम्परेचर का डेटा ये रखा गया है। ठीक है, अगर टेम्परेचर की वैल्यू बदलेगा तो आप केल्विन में कन्वर्ट करके यहाँ वैल्यू रखेंगे। ठीक है, देखो कोई हाफ सेल के लिए फॉर अ हाफ सेल रिएक्शन, अगर हाफ सेल रिएक्शन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको निकालना है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाफ सेल का आप इसको किस फॉर्म में पहले करें, आप किसी भी हाफ सेल को अक्सर ना कन्वेंशनल मेथड है, रिडक्शन की फॉर्म में लिखा जाता है। तो हाफ सेल का अगर आपको रिएक्शन लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, हमेशा इस बात को समझे, कन्वेंशनली इन रिडक्शन फॉर्म। अगर बोला ना हो कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, रिडक्शन हाफ सेल है, आपको सिर्फ एक हाफ सेल ले लिया हो, आपको अगर सिर्फ एक हाफ सेल लेकर के दे दिया हो कि हाँ ये एक हाफ सेल है, तो आप उसका रिएक्शन अगर अपने से लिखना चाहे तो उसको हमेशा रिडक्शन की फॉर्म में ही लिखिएगा, लेकिन सवाल में ऐसा कभी होगा नहीं, सवाल में हमेशा दिया रहेगा। तो हाफ सेल का अगर आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना होगा हाफ सेल का, तो आप क्या करेंगे, मेरी बात समझिए, पहले तो उसका रिएक्शन लिखो। तो रिडक्शन किसका होता है, ऑक्सीडाइजिंग स्पीशीज का, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसका होता है ना, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का होगा रिडक्शन। मान लो ये इसको आप लाइक एक्स मोल लिए थे, एक्स मोल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये क्या करेगा, ये कुछ इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, एन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेगा, और यहाँ से ये बन जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, और मान लो ये वाई मोल बना। ठीक है, मान लो एक्स मोल आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिए, अभी मैं स्टोइकियोमेट्री भी नहीं जा रहा, बस समझना, एक्स मोल अगर तुम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिए, वो कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, और वाई मोल रिड्यूसिंग एजेंट बन गया। तो इस केस में जो आप रिएक्शन कोएफिशिएंट क्यू की वैल्यू लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन के पावर इसका कोएफिशिएंट अपॉन में रिएक्टेंट के पावर इसका कोएफिशिएंट। तो इस केस में फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बनेगा ई बराबर ई नॉट माइनस 0.59, असल में 0.592 होता है पूरा डेटा, तो आप चाहे तो 2 लिखें चाहे तो ना लिखें। ठीक है, इट इज़ 0.59 वाला इक्वेशन, हाँ सॉरी 0.059, ये लिखियो ना, और कुछ क्या लिखो, ये लिखो ना। ठीक है, 0.059, ये लास्ट में 2 होता है। ठीक है जी, आप 59 तक भी लेके सॉल्व करें तो भी आंसर अप्रॉक्स आएगा, आप 0.06 लेके सॉल्व करें तो भी आपका आंसर सही आएगा। तो इस बात का ज़्यादा लोड नहीं लेंगे। अगर नीचे कोई डेटा ऐसा आ रहा है जो कट जाए तब तो फिर ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ऐसा आ रहा है कट पिट जाए तो अच्छी बात है, फिर तो ये वैल्यू रख देंगे। ठीक है, नीचे एन रखेंगे इनटू, यहाँ पर आप क्या रखेंगे, आप रखेंगे लॉग रिड्यूसिंग एजेंट अपॉन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के पावर, यहाँ वाई हो जाएगा, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन लिखना पड़ेगा ना, यहाँ वाई हो जाएगा और यहाँ पे एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसी बात को सवाल में कहीं कहीं इस वाली चीज़ को ऐसे लिख देता है फॉर्मूले को, ये तो ओ एक्स का मतलब ऑक्सीडेशन से कंफ्यूज नहीं होंगे, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ऊपर वाला रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो आप लिखिए ज़रा, एक बात लिखिए, आप लिखिए फॉर अ हाफ सेल रिएक्शन, फॉर अ हाफ सेल रिएक्शन which is generally written in reduction format, which is generally written in reduction format, generally written in reduction format। ये लिखिए रिएक्शन XOA plus Ne gives YRA, इस रिएक्शन को लिखिए, इस रिएक्शन को लिखिए
और इस रिएक्शन को लिखने के बाद नीचे लिखिए, नीचे लिखिए द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिएक्शन को लिखने के बाद नीचे लिखिए द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यूजिंग नर्स्ट इक्वेशन, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यूजिंग नर्स्ट इक्वेशन for any cathode half cell, for any cathode half cell, रिडक्शन कहाँ होता है? कैथोड पर होता है ना। और इस रिएक्शन को आप रिडक्शन के फॉर्म में लिखें, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ये रिडक्शन अपने आप हो रहा है, ठीक है। तो अगर ये रिएक्शन अपने आप हो रहा है तो ऑब्वियसली रिएक्शन कैथोड में होगा क्योंकि रिडक्शन है। फॉर एनी कैथोड हाफ सेल इज करके नीचे ये फॉर्मूला लिख दिया डायरेक्ट ना, E बराबर E0 माइनस हो गया। बात में आ रही है। ये आप तब यूज़ कर लेंगे जैसे मान लो तुमसे बोलेगा कि एक कैथोड हाफ सेल ले लिया, मतलब एक हाफ, अगर बोले ना बोले अलग बात है, अगर बोले कि एक हाफ सेल है जिसमें कि Fe3+ कन्वर्ट हो रहा है Fe2+ में, तो रिडक्शन हो रहा है वहाँ पे ना, रिडक्शन हो रहा है वहाँ पे, और दोनों का कॉन्सेंट्रेशन कुछ कुछ दिया हो तो फिर आप उसके हिसाब से ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। एक और केस बनता है इसका, जिस केस में एक प्योर सॉलिड दिया होता है, मेरी बात समझिएगा, एक प्योर सॉलिड जो होता है वो या तो ऑक्सीडाइज हो रहा होता है या तो रिड्यूस हो रहा होता है, ठीक है। तो प्योर सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन आप क्या ले लेते हैं? 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो उस केस में फॉर्मूला अगेन बदल जाएगा, उस केस में फॉर्मूला अगेन बदल जाएगा। ऊपर लिखते हैं RA, नीचे लिखते हैं OA। अगर मान लीजिए प्योर सॉलिड डिपॉजिट, रिडक्शन रिएक्शन का मतलब क्या होगा? देखो समझो, मेटल प्लस प्लस है लेट से, और ये कब रिड्यूस होगा? जब इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा या इलेक्ट्रॉन लेगा। अगर हम मेटल प्लस प्लस से मेटल लिखे और अगर हम मेटल से मेटल प्लस प्लस लिखे, कौन सा वाला रिडक्शन है? ऊपर वाला रिडक्शन है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो ये रिडक्शन हो गया, और अगर ये रिडक्शन हो गया तो इसका कॉन्सेंट्रेशन 1 हो जाएगा। आयन का कॉन्सेंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन में उसकी मोलैरिटी होती है, अरे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम। बात समझ आ रही है? अच्छा, तो अगर मान लीजिए कोई प्योर सॉलिड है, मतलब इसको क्या बोलेंगे? मेटल डिपॉजिट हो रहा है बोलेंगे ना। आपको पता है ना कैथोड पर कॉपर डिपॉजिट होता है एक डैनियल सेल में, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मेटल डिपॉजिट हो रहा है और या फिर सॉलिडिफाई हो रहा है, आयन जो है, मेटेलिक आयन जो है वो सॉल्यूशन में से निकल रहा है और कैथोड पर जाकर के डिपॉजिट हो जा रहा है, तो इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है। देखो कहीं भी इस चैप्टर में अगर कंफ्यूज हो ना, तुरंत डैनियल सेल का हिंट एग्जांपल ले लेना, ठीक है, आप थोड़ा क्लियर हो जाएंगे। तो अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा तो इस केस में आप E की वैल्यू क्या लिखेंगे? E0 माइनस 0.0592 अपॉन में n इंटू लॉग, ऊपर लिखेंगे मेटल का कॉन्सेंट्रेशन, नीचे क्या लिखेंगे? मेटल प्लस प्लस, अरे ये लिखेंगे ना। इसमें आपको पता है कि मेटल का कॉन्सेंट्रेशन 1 हो जाता है, और ये क्या है? ये है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटेलिक आयन इन द सॉल्यूशन, मतलब मोलैरिटी। तो आप लिखेंगे इसको E0 माइनस 0.0592 अपॉन में n इंटू लॉग 1 अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटेलिक आयन इन द सॉल्यूशन। क्या आपको ये बात क्लियरली समझ आ रही है? ठीक है। तो बेसिकली इतने सारे फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ध्यान रखने की जरूरत है कि ऐसा केस होगा तो ये वाली चीज 1 हो जाएगी और ये तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन हो जाता है, और अगर ऐसा केस होगा तो ये RA OA मत याद रखो, रिएक्टेंट प्रोडक्ट याद रखो। अगर एक सिंगल हाफ सेल ले रखा है जो कि कैथोड है, उसके अंदर तुम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिख ही लोगे, और अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट लिख लिए तो फिर सवाल लग जाएगा ना। अच्छा, अभी दिख जाएगा। इसको लिखते हैं, इसको लिखते हैं, इसको लिखते हैं, लिखिए, इसको भी लिख लीजिए, फिर एक सवाल देते हैं। लिखिए
लिखिए, द एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड, क्लास 11 इक्विलिब्रियम। अभी जो बोल रहे बोले को फिर इसको लिखना, द एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड, ब्रैकेट में बड़ा वाला m लिख दीजिए, मतलब कोई मेटल है, इज टेकन एज यूनिटी, इज टेकन एज यूनिटी and that of metallic ion, and that of metallic ion in the solution, that of metallic ion in the solution is its molarity, is its molarity. So we have what do we have, ये, so we have, आप ये लिख लें रिएक्शन, आप ये भी लिख लें, आप ये भी लिख लें, अगर आप ज़्यादा तेज हैं तो आप सिर्फ ये लिखना, ठीक है। यहाँ पे ई नो, ये लिखना मत बोला ना, ये ई, ठीक है। मेन रिएक्शन ये है, चलिए फिर एक सवाल देते हैं आपको, छोटा सा एकदम, आपको अच्छा लग जाएगा। अरे अच्छा नहीं लगेगा क्या, हंस रही हो? कॉन्सेंट्रेशन के नीचे कहाँ कुछ लिखे बेटा, उसको सब स्क्रिप्ट बोलते हैं। अगर कोई लेटर लिखा हुआ इस प्रकार से, यहाँ पर कुछ लिखा है तो उसको सब स्क्रिप्ट बोलते हैं, यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं। तो m++ लिखा है, क्या होगा? अरे भैया C का मतलब कॉन्सेंट्रेशन, और किसका कॉन्सेंट्रेशन? मेटालिक आयन का कॉन्सेंट्रेशन ना। ये बस ये दिखा रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन किसका है। अगर हाइड्रोजन आयन का होता तो हम यहाँ पे C के नीचे H+ लिखते। H+ क्या दिखा रहा होता? हाइड्रोजन आयन, और C उसका कॉन्सेंट्रेशन। सवाल छोटा सा करते हैं हम लोग, बहुत छोटा सवाल है, आप आराम से कर पाएंगे। आप उड़ उड़ के हवा में सवाल करेंगे। लिखिए सवाल, लिखिए, कैलकुलेट द नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड नहीं बोल रहा है, नॉन स्टैंडर्ड बोल रहा है, मतलब ई की वैल्यू निकालनी है आपको। कैलकुलेट द नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द Fe3+/Fe2+ इलेक्ट्रोड। ये वाली चीज, फॉर द Fe3+/Fe2+ इलेक्ट्रोड when the concentration of Fe2+, when the concentration of Fe2+, when the concentration of Fe2+ is exactly 5 times that of Fe3+, is exactly 5 times that of Fe3+। लगा ही सवाल? E0 की वैल्यू दे रखा है, E0 की वैल्यू लिख लीजिए। सवाल में Fe3+ से Fe2+ जाने में E0 की वैल्यू दे रखा है, ये दे रखा है ना, यहाँ पे लिख दे रहे हैं E0 ऑफ Fe3+ से Fe2+, ये दे रखा है प्लस में 0.77 वोल्ट। अच्छा, ये जो आंसर आता है ना, देखो सुनो, आंसर भी वोल्ट में आएगा, ये भी वोल्ट में दिया रहेगा, और ये पूरा चीज भी वोल्ट में होता है। आप यहाँ वोल्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लगाइए सवाल।
log 5 की वैल्यू नहीं पता, log 2 की वैल्यू आप लिख सकते हैं। log 2 की वैल्यू किसी को याद है? 0.030 0.303 0.303